साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में तमाम लोगों के लिए है। प्रत्येक दिन हमारे पास तकरीबन 80 से 90 कंप्लेंट्स आती हैं साइबर फ्रॉड के लिए। और ये कैसे पूरा नेक्सस काम करता है कि कैसे पता चलता है इन लोगों को कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। पर्सनली भी बात करूं तो मेरे पास भी ठगी के दिन प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 कॉल आते हैं। नहीं, ये टारगेट कैसे करते हैं। डिजिटल अरेस्ट हमने देखा, बहुत सारे केसेस इसको लेके सामने आए। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इससे प्लीज़ कभी इसका शिकार ना। तो ऐसी कोई कॉल अगर आए कॉल आए उठाएं ना, और अगर आप उठा भी लेते हैं तो आप घबराएं ना। तो ये जैसे नंबर्स कहाँ से लेते हैं। नंबर्स के कई सारे सोर्सेज हैं। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ें डिजिटली कर भी रहे हैं, इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं। ट्रैफिक चलान्स हैं या फिर गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ वगैरह जो आपके मोबाइल पे आती हैं, ऐसे जो भी मैसेज आते हैं वो जी नाम का एक अक्षर होता है, एक उस अक्षर के बेसिस पे आपके पास वो लिंक से आते हैं। साइबर फ्रॉड के जो भी ठगी करते हैं वो नॉर्मल नंबर से आपको वो मैसेज करते हैं। तो ऐसी कौन सी सेटिंग्स हैं जो हमें अपने फ़ोन में करके रखनी चाहिए। सोशल मीडिया छोटे छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही उनके अकाउंट बना रहे हैं। एक गुड इनकम सोर्स भी ये जनरेट करता ही है पेरेंट्स के लिए। ऐसी मानसिकता के साथ पैसे कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इलीगल है। किसी के साथ हो जाए साइबर क्राइम तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट करें। बट हाउ डेंजरस इज एआई। पॉजिटिव वे में लेंगे तो उसका फायदा भी है, तो नेगेटिव वे में लेंगे तो उसका नुकसान भी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डिजिटली भी बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जहाँ पर ना केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी आपत्तिजनक कमेंट्स किए हैं, फेक प्रोफाइल्स बनाई हैं, मॉब फोटोज वगैरह किए हैं, या एआई डॉक्टर्ड वीडियोस काफ़ी सारी जनरेट की है। ऐसा भी होता है क्या फ़ोन हमें हर वक्त सुन रहा है। एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन, दोनों के अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दोनों के कुछ अच्छे प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। अपना फ़ोन यूज़ करें, अपने आप को भी सेफ रखें और अपने परिवार वालों को। फ़ोन को जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा उपयोगी फ़ोन हो सकता है। कौन सी आपको कितनी परमिशन देनी चाहिए। तो कम से कम फ़ोन में एप्लीकेशंस रखें। नमस्कार, द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज़ पर। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिससे हम हर रोज़ परेशान हो रहे हैं। अक्सर आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं और आम लोग जिनको मालूम भी नहीं चलता है कि उनके साथ हो क्या गया, इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि बहुत परेशानियाँ उनकी लाइफ में खड़ी हो जाती है। छोटे-छोटे बच्चों से लेकर किस तरीके से साइबर क्राइम्स बड़ों तक को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किसी के पैसे कट जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेके लोगों में अवेयरनेस हालाँकि है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। कैसे ये जो हैकर्स हैं, लोगों को परेशान करने की अलग-अलग तरकीबें निकालते हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन हमारी हरियाणा की पुलिस कर रही है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो तमाम इन मसलों पर हमें जवाब देंगे और बताएंगे कि कैसे एक आम नागरिक अपने आप को सेव करके चल सकता है, कैसे हमारे फ़ोन से भले ही हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन इसी फ़ोन के ज़रिए हैकर्स हमारे तक पहुँचते हैं और हमें अलग-अलग क्राइम्स के ज़रिए परेशान करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। स्वागत कीजिए हमारे साथ प्रियांशु देवान जी हैं, एसीपी साइबर क्राइम गुरुग्राम, जो आज हमें इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर देंगे और बताएंगे आप अपनी लाइफ ईजी कैसे कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रियांशु जी। थैंक यू सो मच। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में तमाम लोगों के लिए एंड आई एम श्योर पुलिस के लिए भी हो चुका है। बिल्कुल। सो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप। करेंटली जो प्रॉब्लम है कितनी बड़ी है। देखिए, अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो प्रत्येक दिन हमारे पास तकरीबन 80 से 90 कंप्लेंट्स आती हैं साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग। और जो इसमें ठगी गई राशि है, तो वर्ष 2024 में प्रत्येक महीने ये जो ठगी हुई राशि थी सिर्फ गुरुग्राम से ही तकरीबन 33 से 34 करोड़ रुपए की थी। 34 करोड़। 34 करोड़ इन अ मंथ की। और काफ़ी ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स के एफर्ट से, पुलिस के भी जो अरेस्टिंग एंड मिटिगेशन सपोर्ट से, और इसके अलावा जितने भी अवेयरनेस आउटरीच इनिशिएटिव्स जो गुरुग्राम पुलिस ने लिए, तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2025 में ये घटकर प्रत्येक महीना तकरीबन 22 से 23 करोड़ रुपए रह गया। ओके।
लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आज का जो हम साइबर क्राइम की बात करें, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, आपको क्या लगता है कि क्या कितने प्रतिशत जो साइबर क्राइम आज की टाइम पर हो रहे हैं इसमें हैकिंग होती है? 20-30%। देखिए पिछले 2.5-3 साल से जितनी मैं कंप्लेंट्स देख रहा हूँ, मुश्किल से मेरे पास 4 से 5 कंप्लेंट्स आए हैं जो प्रॉपर हैकिंग की है। अच्छा, हैकिंग की सिर्फ 4 से 5%। आज को जो साइबर क्राइम है उसमें हैकिंग होती ही नहीं है, बिकॉज हैकिंग इज अ मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री। बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्यूमेंट लगता है। तो जो आज का साइबर क्राइम है, इट इज़ मोर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। मतलब जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये आपकी भावनाओं के साथ खेल के, आपके कॉन्फिडेंस, आपके ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज करके आपके साथ ठगी करते हैं। कर रहे हैं। और बेसिकली मनुष्य की 3 बेसिक भावनाएं हैं, उसका डर, उसका लालच और उसकी बेवकूफ़ी। द फियर, ग्रीड एंड इग्नोरेंस। सिर्फ इन 3 कारणों की वजह से ही आज सारा का सारा साइबर क्राइम हो रहा है। और दूसरी जो अचंभा करने वाली बात है वो ये है कि जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं ये 10वीं 12वीं पास भी नहीं है, तो इनके तौर तरीके भी इतने हाई फाई नहीं है। तो ये हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज के समय में, क्योंकि जो भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिफेंस मैं उसी पे पर्सनल्स आने हैं। वाली थी, क्योंकि एक जामतारा सीरीज थी जिसमें ये कैसे पूरा नेक्सस काम करता है वो हमने देखा। छोटे छोटे से बच्चे काम कर रहे हैं और लोगों को फ्रॉड के सहारे लूट रहे हैं, और बड़े बड़े लोग भी, कुछ नेता की बीवी भी, हालांकि वो तो ड्रामेटिक थी, जी बट जी जी। दैट इज रियल, यू मीन टू से। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो रहे हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप मान के चलिए अगर 50 लाख या करोड़ों की ठगी हो रही है, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे संसाधनों से वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। एक एजुकेटेड फैमिली में रहता है, एक अच्छी खासी नौकरी पेशा कर रहा है, तभी जाके उसके खातों में इतने पैसे हैं। तो ये एक भ्रम है कि सिर्फ अनपढ़ व्यक्तियों के साथ या फिर सिर्फ गांव देहात में फ्रॉड हो रहा है, जबकि इसके विपरीत जो मैं देख रहा हूँ कि शहरों में, जो कि बड़े शहर हैं, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठगी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ साइबर क्राइम है, जैसे किसी के व्यक्ति की जितने बैंक बैलेंस में, जितना भी उसके खाते में पैसे हैं, अगर वो ज़्यादा है तो उसके साथ वो सबसे ज़्यादा ठगी हो रही है। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि जो हम जैसे एनालाइज करते हैं अपना डेटा को और रिसर्च अपॉन करते हैं, तो सीनियर सिटीजन्स हैं जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के लिए प्रोन है। ओके, सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जी हैं। जी। तो उनको कैसे कि कैसे पता चलता है इन लोगों को कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, या आपको हम कैसे एक एपी की फाइल भेजकर, या आप कैसे परेशान कर सकते हैं, ये टारगेट कैसे करते हैं? अ, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई डेटा है, हालांकि डेटा वगैरह तो ज़रूर शेयर होता है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली भी बात करूं तो मेरे पास भी ठगी के दिन प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 कॉल आते हैं। ओके। लेकिन क्योंकि एक जो आज का एक युवा वर्ग है वो साइबर क्राइम के प्रति थोड़ा सा सजग हुआ है, थोड़ा सा उनके अंदर जागरूकता आई है, तो वो फिर भी साइबर क्राइम से बचने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं जो भी वृद्ध आयु के व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो कोई रिसोर्सेज या कोई इंफॉर्मेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम के। अब डिजिटल अरेस्ट हमने देखा, बहुत सारे केसेस इसको लेके सामने आए। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो गए इस वजह से कि समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये कैसे करते हैं, कैसे आपके माइंड को ये इतना ज़्यादा कैप्चर कर लेता है कि जो आप लोग कह रहे हैं, फ़ोन करके वीडियो कॉल पे कोई मुझे मतलब मुझसे कुछ नहीं करवा सकता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कोई वीडियो कॉल कर रहा है, मैं उसकी तमाम बातें सुन रही हूँ, मान रही हूँ। हाउ इट वर्क्स? आपने एक बहुत ही अच्छा एक सवाल उठाया है। और डिजिटल अरेस्ट जो आजकल मैं जितनी कंप्लेंट्स वगैरह देखता हूँ, तो 4 जो सबसे बड़े फ्रॉड्स चल रहे हैं उसमें डिजिटल अरेस्ट भी एक काफ़ी ज़्यादा जो चल रहा है साइबर फ्रॉड उनमें से है। और सबसे पहले सभी जो जितने भी श्रोताज हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि एज़ पर इंडियन लीगल सिस्टम, भारतीय कानून प्रणाली के अनुसार डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पुलिस हमेशा आपको फिजिकल अरेस्ट करती है,
आपको समन्स देती है, वारंट देती है, ठीक है, और पुलिस स्टेशन बुलाती है। कभी भी आपने कभी ऐसे कोई पुलिस वाले को नहीं देखा होगा जो कि ऐसे वर्दी पहनकर वीडियो कॉल पर व्हाट्सएप या फिर स्काइप के जरिए आपसे बातचीत कर रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़, मैं कई बार ये अपने अन्य प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इससे प्लीज़ कभी इसका शिकार ना हो। जो हमने आए दिन देखने में आ रहा है, तो जितने भी वृद्ध नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि गुरुग्राम जैसे शहर में अकेले फ्लैट्स में या फिर सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि उनके पास कोई भी एक माध्यम नहीं है कि अपने बच्चों से या अपने कहीं बैंक वगैरह जाकर किसी से कंफर्म किया जाए। और अगर आप के सबकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो डिजिटल अरेस्ट है बहुत ही एक स्क्रिप्ट दी जाती है, और उस स्क्रिप्ट के तरीके से ही सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास फ़ोन कॉल आता है कि हम कुरियर एजेंसी से बोल रहे हैं और आपके पार्सल में कुछ इलीगल सब्सटेंसेस मिली हैं, जैसे ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स हैं, और आर्म्स एंड एम्यूनिशन है या फॉरेन करेंसी। या फिर वो कहेंगे कि हम टेलीफोन विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई एक सिम कार्ड इशू हुआ था, और वो जो सिम कार्ड है वो किसी ना किसी गैंगस्टर से या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई क्रिमिनल है उससे लिंक्ड है। उनके पास कुछ ना कुछ आपकी निजी जानकारी ज़रूर होती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जिससे कि आपका वो विश्वास जीतते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका जो हम ये फ़ोन कॉल है ये हम अब मुंबई साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर ये जो मुंबई के जो आला अधिकारी हैं, जैसे एसीपी विक्रम राठौड़ आपसे बात करेंगे। और जैसे ही आप वीडियो कॉल खोलते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल जैसे मैंने वर्दी पहनी हुई है, तो कोई वर्दी पहना इंसान जिसके पीछे झंडे हैं, मूर्तियाँ वगैरह लगी हैं, इंटरकॉम वगैरह चल रहा है, वो आपसे बातचीत करता है और कहता है कि आप अगले समय के लिए डिजिटल अरेस्ट पर हैं, आप किसी से बात ना करें, और हमें लगता है कि आपके खाते में जितने भी पैसे हैं वह सारे के सारे फ्रॉड के पैसे हैं। तो आप घबराएं ना, हम आपकी सहायता के लिए, और कृपया करके अपने बैंक में जाकर ये पुलिस के खाते हैं इनमें पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि हम वेरीफाई कर दें और 3-4 दिन में आपको लौटा दें। आपको हैरत अंगेज आप सभी के लिए होगा, लेकिन गुरुग्राम में ही तकरीबन 2-3 व्यक्तियों के साथ 1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ डिजिटल अरेस्ट में ठगी हुई। तो मतलब उन्होंने लिटरली बैंक में जाके खुद पैसे ट्रांसफर करवाए बिल्कुल खुद? बिल्कुल, क्योंकि इतनी जब बड़ी अमाउंट आ जाती है तो आप ना यूपीआई कर सकते, ना आईएमपीएस कर सकते। तो जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं, स्पेसिफिकली अगर उसमें हम कुछ समानता देखें, कुछ कॉमनैलिटीज देखें, तो सारे व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, सभी बैंक में फिजिकली गए हैं और सभी ने आरटीजीएस के माध्यम से सारे पैसे ट्रांसफर किए। तो ये लोग कुछ पैसे भी पहले अकाउंट में डालते हैं? नहीं, ये पैसे अकाउंट में नहीं डालते। मतलब ये लोग सिर्फ आपको मजबूर करते हैं कि अपने सारे पैसे आप उनके अकाउंट में डाल दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और डाल भी रहे हैं लोग, और लोग बिना कोई वेरिफिकेशन के, डर के मारे, मतलब ऐसा भी है कि अपने जो स्पाउस हैं, अपने पति हैं या अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे भी बात नहीं कर रहे, और एक अनजान फोन कॉल पर जाके खुद पैसे ट्रांसफर कर रहे। तो मतलब इज इट रिलेटेड टू माइंड बेसिकली? ये कुछ ऐसा जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे जो आजकल साइबर क्राइम है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है, तो डर का मैंने तो आपको बहुत संक्षिप्त में बताया, लेकिन जैसे हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें हफ्ते हफ्ते लोग वीडियो कॉल पर ही सामने, कि अगर आप टॉयलेट भी जाएंगे तो उनकी परमिशन से लेके जाएंगे। ऐसा भी हो रहा है? ऐसा भी हो रहा है, और अभी हमारे पास एक केस आया था जहाँ पर मुंबई में किसी एक वृद्ध नागरिक के साथ तकरीबन 25 करोड़ रुपए साइबर की ठगी हुई, इसी डिजिटल अरेस्ट में। अब इसमें हैरत अंगेज करने वाली मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। पहले तो जो भी श्रोता हैं, जो भी ये बातें सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं जो एक वृद्ध नागरिक हैं, तो उनके खातों को प्लीज़ ज़रूर चेक करें। अगर आप किसी कारणवश उनसे अलग रहते हैं तो उनसे ज़रूर वार्तालाप रखें, उनको ये बताएं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसी संदर्भ में अभी एक बढ़िया केस आया था गुरुग्राम में, जहाँ पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि 6 करोड़ रुपए उस खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। मैं सराहना करूंगा उस बैंक की, उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स की, कि उनको इस चीज़ के बारे में पता था और उनके कहने के बावजूद भी उन्होंने पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए और पुलिस को सूचना दी।
तो सभी के सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बैंक कर्मचारी हों, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ऐसे प्लीज़ किसी को पैसे ना तो पुलिस भी अब बैंक्स को भी अवेयर कर रही है, ऐसी कोई गाइडलाइंस उनको दे रही है कि रैंडमली अगर कोई आपके पास आए वॉक इन कि मेरे इतने सारे पैसे आप इस अकाउंट में डाल दीजिए, तो थॉरोली चेक हो या मतलब प्रॉपर चेक और वेरिफिकेशन के बाद ही वो पैसे डाले जाएं। देखिए पुलिस हमेशा एक रिएक्टिव मेजर में आती है, जबकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी भी साइबर फ्रॉड के केस में बैंक होते हैं। बैंक होता है। और सभी बैंक्स अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एक ट्रस्टेड क्लाइंट्स कहते हैं, उनके साथ एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। तो बैंक वालों के पास सभी का सभी सारा जानकारी होती है, सभी इंफॉर्मेशन होती है कि ये व्यक्ति का चाल चलन कैसे है, एज वेल एज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिज फाइनेंशियल मूवमेंट्स। ट्रांजैक्शन या कि क्या क्या कब कब कितनी करी है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति सपोज महीने में 10,000 या 20,000 ही विड्रॉ कर रहा है और एकदम आपके बैंक में जाके कह रहा है कि जी मुझे 6 करोड़ रुपए निकालने हैं या मुझे 50 लाख रुपए निकालने हैं, तभी आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या पता किसी साइबर ठगी का शिकार हो रहा हो। राइट। बैंक की दूसरी सबसे अहम जिम्मेदारी ये भी है कि जो भी ये जो फ्रॉड के पैसे हैं जिन भी खातों में डलते हैं, आपको जान के अचंभा होगा कि वो जो खाता धारक है वो फाइनल बेनिफिशियरी नहीं है। अच्छा। जो हमारे ट्रेडिशनल क्राइम होते थे, जो पुराने जो हमारे जुर्म वगैरह होते थे, उसमें हम देखते थे कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी के साथ ठगी की और अपने खातों में पैसे डलवा लिए, तो वो व्यक्ति उस ठगी हुई राशि का मालिक होता था। पुलिस उसको पकड़ती थी, उससे रिकवरी इफेक्ट करती थी। जितने भी खाते पूरे भारत में आ रहे हैं, ये सारे के सारे म्यूल अकाउंट्स इनको कहा जाता है या भाड़े के खाते। मतलब कोई रिक्शा चालक है, कोई छोटा मोटा दुकानदार है, किसी की छोटी मोटी साइकिल पंचर लगाने की दुकान है और उसके नाम पर कई बैंक्स में खाते खुल गए और उन खातों में अगर आप देखेंगे तो करोड़ों की ट्रांजैक्शंस का लेन देन हो रहा है बहुत रियल टाइम। मतलब अगर मैं अभी समय की बात करूं कि सपोज 12 बजे अगर उस खाते में 1 करोड़ आए हैं, तो आपको जान के अचंभा होगा कि 12:05 तक तो 1 करोड़ आगे 6-7 खातों में ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब सामने वाले को पता नहीं है, वो रिक्शा चलाने वाले को नहीं पता कि उसके अकाउंट में 6 करोड़ हैं या 7 करोड़ हैं। बिल्कुल और बिल्कुल जैसे ही अकाउंट में आए दूसरे लोगों ने तुरंत निकाल लिया। हाँ जी, मतलब उसको थोड़ा छोटा मोटा लालच दिया जाता है कि अगर आप 20,000 दे दीजिए और अपना खाता खुलवा लीजिए। ओके। क्योंकि ऐसे कई सारे दलाल हैं, ऐसे कई सारे क्रिमिनल हैं जो गरीबों का या किसी जरूरतमंद का मिसयूज करके खाता वगैरह लेते हैं। तो जनरली ऐसे केसेस में जिसका अकाउंट ओपन किया है उसको जानकारी होती है और उसको किसी तरीके से लालच देके उसका अकाउंट खोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी तो उसके पास होती है, लेकिन वो उस पूरी रकम का भागी मतलब बेनिफिशियरी नहीं होता। तो पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है ये ट्रेस करना। और अब किसी रिक्शा वाले के अकाउंट में पैसे हैं तो वो क्या ये बताएगा कि मुझे किसने मजबूर किया, किसने मेरा फेक अकाउंट खुलवाया और क्या वो चेन है? अगर मैं साइबर पुलिस की थोड़ी सी वर्किंग आप सबके समक्ष रखना चाहूँ और एक लाइव केस स्टडी या कोई इलस्ट्रेशन के साथ आपको बताऊं, तो आपको अचंभा होगा। जैसे अब तकरीबन 2 महीने पहले मेरे पास एक सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आते हैं जो डिजिटल अरेस्ट में 60 लाख रुपए गवा देते हैं। उनके हम खाते की ट्रांजैक्शंस देखते हैं तो उनके खाते से 4 विभिन्न खातों में पैसे उसी टाइम ट्रांसफर हो जाते हैं। उन 4 खातों से आगे फिर तकरीबन 22 खातों में वो सारे पैसे ट्रांसफर होते हैं और उन 22 खातों से आगे तकरीबन 600 खातों में आगे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब अगर इसमें पुलिस तफ्तीश करने लगे तो पहले अगर शुरुआत के 4 या फिर 22 खातों की तरफ अगर मैं थोड़ा सा लोगों का ध्यान दिलवाना चाहूँ तो देखने में आता है कि एक खाता इसमें से दिल्ली का है, एक खाता इसमें गुजरात का है, एक खाता इसमें वेस्ट बंगाल का है और एक खाता तमिलनाडु का। जब पुलिस वहां पर रेड करती है और सारी की सारी समस्याओं से एक अनजान व्यक्ति को ढूंढने निकलती है तो सामने पता चलता है कि कोई म्यूल अकाउंट धारक ही है जो कि फाइनल बेनिफिशियरी नहीं है। उसको अरेस्ट करती है, उससे आगे जो अकाउंट एग्रीगेटर उस तक पहुंचती है, उससे आगे पहुंचती है। तो कई बार केसेस में हमारे पास आता है कि ये जो खाता है ये सारे का सारे टेलीग्राम पे बेच दिए गए। अच्छा। टेलीग्राम पर
जो म्यूल अकाउंट्स की एक कालाबाजारी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, और समय समय पर हमने सारे के सारे जो इंटीमीडियरीज हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे टेलीग्राम है, इन पर नकेल कसने की भी हर संभव प्रयास किया। इससे भी ज़्यादा एक जो भयानक समय है वो ये है कि जितने भी पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करते हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम इसको मनी रोटेशन और मनी पार्किंग कहते हैं, ओके। कि पूरे भारत में अलग अलग खातों में पैसे डालना और उसके बाद कुछ कुछ पैसे कहीं कहीं पर उनको पार्क करना। ये सारे के सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में चले जाते हैं। गुरुग्राम पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब हमने लाओस, कंबोडिया और म्यांमार से पिछले तकरीबन 3 महीने में हमने 12 लोगों को पकड़े। तो लोगों को ये जान के भी अचंभा होगा कि जो भी आपसे डिजिटल अरेस्ट में जो वर्दी में पहन के जो आपसे बात कर रहा है वो भारत में रह के बात नहीं कर रहा है। अच्छा। ये सारे के सारे डेडिकेटेड कॉल सेंटर्स हैं जो बड़े बड़े गगनचुम्बी बिल्डिंग्स हैं, कभी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, जो कि मैंगो पार्क कंबोडिया में और गोल्डन ट्रायंगल लाओस में और शिकोको और मायावादी ऐसी 2 जगह हैं म्यांमार में। ऐसी जगहों पे तकरीबन 20 से 30 हज़ार भारतीय हैं और पाकिस्तानी मूल के भी व्यक्ति हैं, नेपाली भी हैं, इंडोनेशियन भी हैं, और इनके लीडर्स जो हैं वो सारे के सारे चाइनीज़ मूल के व्यक्ति हैं। तो जैसे एक नॉर्मल कंपनी में लोगों को टारगेट दिए जाते हैं, लोगों को उनके सैलरी वगैरह दी जाती है, तो इन लोगों को वहाँ पर बिठाया जाता है कि आप पूरे भारत में अपनी ठगी का पूरा जो जाल है वो बिछाओ। तो मतलब ये पूरा एक नेक्सस है, जैसे पूरे इंडिया में फैला हुआ है और ये एक ही ब्रांच के अंडर काम कर रहे हैं सब। एक ब्रांच नहीं है, लेकिन जितना हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर कई सारे हज़ारों के तादाद में कॉल सेंटर्स हैं और वहाँ पर तकरीबन 20 से 30 हज़ार भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली और वहाँ और देश के लोग हैं, जो कि जैसे वहाँ पर काम बटा हुआ है। जैसे लाइन 1 है, लाइन 1 का काम है कि आपको लोगों को कॉल करके एक स्क्रिप्ट बोलनी है। जितने लोग उस लाइन 1 में डर जाते हैं उनको फिर लाइन 2 में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर पाकिस्तानी मूल के वासी हैं जो वर्दी पहनते हैं और वर्दी पहन के आपको डराना और धमकाने का काम करते हैं। जैसे कोई डर जाता है तो उसके डर को और ज़्यादा संकुचित करने के लिए लाइन 3 में कोई पुलिस या ईडी या फिर सीबीआई या फिर आजकल देखा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी वर्दी वगैरह पहन के लोग उनको डराते हैं। और जब एक व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई यार ये तो एक जो व्यक्ति है ये ठगी में हमारा शिकार होने वाला है, तो लाइन 4 में चाइनीज व्यक्ति आते हैं जो उनको डायरेक्ट करते हैं कि अपने बैंक में जाके इस पर्टिकुलर खाते में अपने पैसे ट्रांसफर। तो ऐसी कोई कॉल अगर आए तो क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को? देखिए, अगर ऐसी कॉल आए तो कभी भी उसको उठाए ना, और अगर आप उठा भी लेते हैं तो आप घबराएं ना। आज से 1-2 पीढ़ी पूर्व हमारे जो माता पिता होते थे या फिर हमारे वरिष्ठ जो भी सदस्य होते थे परिवार में, वो ये कहते थे कि बच्चों अनजान व्यक्ति से कभी टॉफी चॉकलेट नहीं लेनी, क्या पता उसमें जहर हो, क्या पता उसमें कुछ नशीला पदार्थ हो। मतलब ये तो हर पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, हमें भी बचपन में यही पापा मम्मी ने सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के समय में युवा पीढ़ी को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक निश्चय करना पड़ेगा कि अपने जो भी घर में वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या फॉर डेट मैटर माँ बाप जो आपसे दूर रह रहे हैं, उनको ये बताना है कि कोई भी अनजान कॉल आए, चाहे वो पुलिस विभाग से आए, चाहे बिजली विभाग से आए, चाहे और किसी भी विभाग से आए, उसको प्लीज़ ना उठाएं। और अगर उठा के वो कह रहे हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं या आपको अरेस्ट कर लेंगे, या सपोज आपके नाम पर कोई 2G सिम इशूड है, कोई पार्सल बुक है, तो उसको बुक करके कह दें कि भाई एक बार पुलिस वालों से बात कर लो, मेरा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ये है, वहाँ से अगर कोई इंटीमेशन आए तो ही मैं। तो मतलब जनरली जो अननोन कॉलर्स हैं उनकी कॉल को इग्नोर ही करें तो बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को ज़रूरी होगा तो मैसेज कर लेगा। अगर आप मैसेज करने के बाद आपको लग रहा है जेन्युइन है और आप बात कर रहे हैं, फिर आपको लग रहा है कि नहीं जेन्युइन नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो आप काट दीजिए। पुलिस से किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। पुलिस की तरफ से कभी भी किसी को कभी कॉल नहीं आएगा और कभी ऐसे वीडियो कॉल करने के लिए विवश नहीं किया। पुलिस को पकड़ना होगा तो घर आ जाएगी, आपके दफ्तर आ जाएगी, लेकिन डिजिटल अरेस्ट किसी भी तरीके से। मैं अगर आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मेरे पास भी ऐसे एक बार फोन आया था
अच्छा। कि जी हम सीबीआई से बोल रहे हैं और आपका जो सिम कार्ड है ये इलीगल गतिविधियों में है, तो अब हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, ओह। ठीक है, और ये वीडियो कॉल आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हम्म। तो जैसी वीडियो कॉल पर एक्सेप्ट करके उधर भर दिया और इधर भर दिया, तो उसी टाइम वो फोन कट भी गया था। ओके। तो उनके पास एक निश्चित टारगेट्स है, जैसे 100 कॉल करनी है राइट। और 100 में से ज्यादा लोगों को ठगी करनी है। तो ये जैसे नंबर्स कहाँ से लेते हैं लोगों के? देखिए, नंबर्स के कई सारे सोर्सेज हैं, कई सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, और आज के समय में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी ग्राउंड पर है नहीं। आप जैसे कहीं पर शॉपिंग करते हैं या फिर आप कहीं पर सपोज मूवी देखते हैं या ब्लिंकिट वगैरह करते हैं, तो हर जगह आप अपना नंबर वगैरह शेयर करते हैं, नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग। और ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर कई जगह हैकिंग हो जाती है, कई जगह ये नंबर बेचे भी जाते हैं, और वहाँ से सारा टारगेटेड अटैक्स होते हैं। ओके। तो हम पूरे सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम अपने परिवार को, अपने परिजनों को साइबर क्राइम बचा के प्रति सुरक्षित और रखें। डिजिटल अरेस्ट के बारे में बहुत ही डिटेल्ड कन्वर्सेशन हमने की है, एंड आई एम श्योर लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी इससे मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या तरीके होते हैं? मैं चाहती हूँ अगर हम एक एक करके उन तमाम तरीकों पे बात कर लें जिसके लोगों के अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है, उनको ट्रबल किया जा रहा है, या साइबर क्राइम जिसके द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट के बाद कौन सा वो तरीका अपनाते हैं? देखिए, जो सबसे ज़्यादा मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, जो सबसे ज़्यादा संख्या में फ्रॉड हो रहा है वो आपका हाइपरलिंक बेस्ड फ्रॉड है। आपने कई बार सुना होगा कि बिजली बिल ना भरने का एक फ्रॉड आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड है, या एमसीजी का वाटर बिल का फ्रॉड है, या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स बढ़ाएं, या फिर केवाईसी अपडेट फ्रॉड हो रहे हैं, या इंश्योरेंस एजेंसी के प्रीमियम के फ्रॉड हो रहे हैं, या फिर आपके पास वो फ्रॉड आता है कि ये जो आपका शादी का कार्ड आया, शादी के कार्ड में वो लिंक आ गया। अगर मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे फ्रॉड्स के रचयिता एक ही हैं और एक ही जगह से कर रहे हैं, तो आपको अचंभा होगा। ये सारा का सारा फ्रॉड जो चल रहा है, ये सारा का सारा फ्रॉड जमतारा से चल रहा है। अच्छा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जमतारा, जमतारा इज नॉट जस्ट अ डिस्ट्रिक्ट, बल्कि कई आसपास के जिले हैं जिसमें देवघर, देवगिरी, वारसलीगंज, बिहार शरीफ, हावड़ा, 24 परगना और कोलकाता जैसे जिले हैं, जो एक कंटिग्यूस बेल्ट है झारखंड, बिहार और बंगाल की, जहाँ से सारा का सारा फ्रॉड चल रहा है। इनकी बहुत ही एक सिंपल सी रीत है कि आपके पास ये एसएमएस करते हैं या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज पे करते हैं कि आपके सपोज क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, और उस लिंक पर क्लिक करती, एक नीले रंग का लिंक होता है जिसको हम टेक्निकल भाषा में हाइपर लिंक कहते हैं। राइट। उस लिंक पर क्लिक करने से, या फिर जैसे शादी का कार्ड की मैंने आपसे जिक्र किया, उस वैसा भी कोई लिंक होते हैं, उन लिंक्स पे क्लिक करने से आपके मोबाइल में एक .apk फाइल इंस्टॉल हो जाती है, और छोटी मोटी एपीके फाइल नहीं, एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है जिसको हम एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर कहते हैं। तो पूरा फोन क्लोन हो जाता है। तो सारा का सारा फोन, आपकी जो स्क्रीन है वो स्क्रीन शेयरिंग हम इसको कहते हैं। ओके। स्क्रीन शेयरिंग झारखंड में बैठा व्यक्ति देख पाता है, और उसके बाद वह आपसे फोन कॉल करता है कि मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, आपका बिजली का बिल हम भर देंगे, या फिर मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, हम आपका क्रेडिट कार्ड चेंज कर देंगे, या फिर मैं शादी वगैरह से बोल रहा हूँ उसका। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो आपको कहता है कि 1 या 2 रुपए का चार्ज कर दीजिए, या फिर कोई एक फॉर्म भर दीजिए। उस फॉर्म में आपकी बैंक की निजी जानकारी होती है, या फिर जैसे आप गूगल पे, सपोज आपने जी पे खोला और उस पर आपने पेमेंट की और आपने ओटीपी पिन भरा, तो झारखंड में बैठा व्यक्ति वो सारा पिन देख पाता है। और जैसे आप अपना फोन साइड पे रखते हैं, तुरंत आपके पास मैसेज आने लगते हैं कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, डेबिटेड, सॉरी, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ऑफ 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो व्यक्ति को डर लग जाता है कि उसका फोन हैक हो गया। असलियत में उसका फोन कभी हैक नहीं हुआ, उसके फोन में एक एनीडेस्क नाम का एक एप्लीकेशन डल गया जिसकी वजह से उसकी जो स्क्रीन है कोई और व्यक्ति देख पा रहा है। इसके बचाव का बहुत ही एक सिंपल तरीका है कि कोई भी आपके पास ऐसा फोन पे मैसेज आए या व्हाट्सएप मैसेज आए जो कि ट्रैफिक चालान का हो, बिजली विभाग का हो, एमसीजी पाइपलाइन का हो, जो कि एक नीले रंग के लिंक पर क्लिक करने के लिए आपको विवश करे, तो उस लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें,
और कोशिश हो तो ऐसे जो भी मैसेज आ रहे हो उनको हम डिलीटेड रखें। तो किस रंग का अगर लिंक हो, हाइपर लिंक हो कि वो जेन्युइन है, ऐसा भी कुछ रहता है? देखिए इसमें कई सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे एयरटेल ने अभी सारे लिंक्स वगैरह बंद किए हैं अपने जो भी मैसेज सर्विस है। तो लोगों की सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी लिंक पर कभी क्लिक ना करें, किसी भी लिंक पे। क्योंकि हमने बैंक से भी बार बार बातचीत की है, कोई बैंक कभी आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए विवश नहीं नहीं करा, करता। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आप देखिए हर जगह पे तो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम हर कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब चालान भी आप लोग कैमरास के जरिए धड़ाधड़ तमाम व्हीकल्स के कर देते हैं और जी फिर फोन पे आ जाते हैं, जी वही हमें साइट खोलनी होती है, उसमें जी दिख जाता है कितने व्हीकल के कौन जी से चालान है। तो ये बड़ा मुश्किल नहीं है कि भाई एक इंसान कैसे फिगर आउट करे, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ें डिजिटली कर भी रहे हैं, बट देन दूसरी तरफ आप देखिए इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं टेक्निकली आपको बताना चाहूँगा। जो भी सपोज ऐसे ट्रैफिक चालान्स हैं या फिर गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह जो आपके मोबाइल पे आती हैं, ऐसे जो भी मैसेज आते हैं वो जी नाम का एक अक्षर होता है, एक उस अक्षर के बेसिस पे आपके पास वो लिंक से आते हैं। ओके ओके और जो भी साइबर फ्रॉड के जो भी ठगी करते हैं वो नॉर्मल नंबर से आपको वो मैसेज करते हैं। ओके। फिर भी अगर किसी को कोई भी संशय हो रहा हो, क्योंकि बहुत टेक्निकली है, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम जब बढ़ते जा रहे हैं तो निश्चित है कि कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उसमें साइबर क्राइम की भी वो दुविधा डालने की कोशिश करते हैं। तो घर में जो भी पढ़ा लिखा हो या फिर जो भी साइबर लिटरेट हो, जिसको डिजिटल मीडियाज के बारे में ज़्यादा पता है, चाहे आपके बच्चे हैं चाहे आपके पोता पोती हैं, उनको ज़रूर एक बार लिंक दिखा दें। और देश में देखिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सपोज बिजली का बिल अगर आपने उसी क्षण नहीं भरा तो आपकी बिजली काट दी जाएगी, या फिर सपोज आपने बैंक का केवाईसी अपडेट उसी टाइम नहीं किया तो आपका बैंक बंद कर दिया जाएगा। ये सारे डराने के और लोगों को बहकाने के मसले हैं जिनकी वजह से लोग ठगी में जाते हैं। तो कृपया करके ऐसे कोई भी नीले रंग के लिंक को कभी भी क्लिक नहीं ना करें। करें। जैसा कि आपने कहा कि तमाम ये चीज़ें हैं और इसका लोगों को ध्यान दे रखना चाहिए। लेकिन एक इसमें सवाल और भी है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, अब इतनी सारी ऐप्स भी आ गई हैं, हमें कोई पेमेंट करनी है तो कोई जीपे से कर देता है, कोई पेटीएम से कर देता है, कोई भीम ऐप से कर देता है, बहुत सारी ऐप्स हैं। अलग-अलग ऐप्स हैं, लोगों को अलग-अलग डिस्काउंट्स देती हैं, अलग-अलग गिफ्ट्स देती हैं, कार्ड्स देती हैं कि भई आप हमारी ऐप से पेमेंट करेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी भी कोई सेफेस्ट ऐप है जिससे हम अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा डेटा इज सेफ, हमारी आइडेंटिटी इज सेफ, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ है? मतलब कुछ ऐसी ऐप भी आप रिकमेंड करेंगे कि भाई दिस इज द सेफेस्ट, और अगर आप किसी भी XYZ पे जाओगे तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? देखिए जो अमेरिका में जो FBI है और जो उनके फेडरल कोर्ट्स हैं, उन्होंने जो फेसबुक के जो ओनर हैं, जो CEO हैं, मार्क जकरबर्ग है, उनसे एक चीज़ पूछा कि अगर मैं कोर्ट से अपने घर पर जाऊंगा तो क्या फेसबुक ये डेटा अपने पास स्टोर करता है? आपको जान के अचंभा होगा कि जो उनके ओनर हैं फेसबुक के, मार्क जकरबर्ग, उन्होंने कहा हाँ जी ये स्टोर होता है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि कोई भी जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपका डेटा जो है प्रिजर्व नहीं करते। सबको ये कर रहे हैं। जितने भी, चाहे आप एक नॉर्मल व्यक्ति अगर ये पूछेगा, सोचेगा कि गूगल नाम की इतनी बड़ी कंपनीज हैं, हम देखते हैं कि IIT से, IIM से, बहुत बड़े पैकेज से लोगों के यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है, तो गूगल का रेवेन्यू सोर्स क्या है? वो आपका डेटा ही तो है। तो गूगल आपकी लोकेशंस, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस, आपका डेटा, आपके पासवर्ड सारे के सारे अपने पास सिक्योर करती है और समय पर ये कहीं ना कहीं पर शेयर भी करते हैं जिससे उनको रेवेन्यू जनरेट हो। ये तो अभी आपने पासवर्ड शेयर करने की बात की है, और आजकल हम जैसे लोग तो याद कर नहीं सकते। अगर मतलब मैं अपनी मम्मी से कुछ पूछूं तो मेरी मम्मी को हर किसी का फ़ोन नंबर, हर किसी का डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ याद है। अब हम तो याद कर नहीं सकते, हमें तो कुछ भी पासवर्ड होता है तो हम फ़ोन में ही सेव करते हैं। सो मतलब बिल्कुल सेफ नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई स्मार्ट नहीं बनेगा अगर वो 20-25 एप्लीकेशन शॉपिंग के अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेगा और सोचेगा यहाँ से भी डिस्काउंट ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ। आपको क्या लगता है कि वो 100 रुपये के डिस्काउंट के लिए क्या क्या आप अपना डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? और कभी ना कभी ये कंपनीज या फिर तो इनका डेटा ब्रीच भी हो जाता है, जैसे हमने कई बार देखा है कि इनकी कंपनीज के डेटा ब्रीच होते हुए, या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस में भी कंपनीज अपना डेटा बेच देती है। तो
ऐसी कौन सी सेटिंग्स हैं प्रियांशु जी जो हमें अपने फ़ोन में करके रखनी चाहिए कि मिनिमम स्कोप हो डैमेज का? देखिए, भारत सरकार द्वारा एक एम कवच 2 नाम का एक एप्लीकेशन आया है। ये सिर्फ भारत सरकार ने अपने जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए निकाला है। तो ये सारे के सारे जो अनवेरिफाइड एप्लीकेशंस हैं या कोई डेटा ब्रीच है, इसके बारे में आपको उसी टाइम पर जानकारी दे देता है। एम कवच 2। तो आप हमेशा, मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल में एक एम कवच 2 एप्लीकेशन ज़रूर रखिएगा। और जितने भी लोग हैं जो कि युवा पीढ़ी से हैं या फिर महिलाएं हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँगा, कभी इंस्टाग्राम पर शॉपिंग ना करें। ओके। क्योंकि ये कई सारे जो पेजेस हैं, ये सारे फर्जी पेजेस होते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा पेज जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है, और उसके बाद आप पेमेंट करके फिर सोचते हैं कि प्रोडक्ट्स आते ही नहीं है। प्रोडक्ट्स आते नहीं। तो जो भी मार्केट में, मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को ना प्रमोट करूंगा ना मार्केट करूंगा, लेकिन जो 2-3 बड़ी कंपनीज हैं जिनके एप्लीकेशंस के बारे में आपने सुना भी हुआ हो, चाहे वो चीज़ 100 रुपये ज़्यादा की हो, लेकिन वहीं से ही खरीदे। राइट। अपने डिस्काउंट के चक्कर में इंस्टाग्राम से शॉपिंग करेंगे या फिर 20-25 एप्लीकेशंस डाउनलोड करेंगे, तो वो आपको ही आने वाले समय में हानिकारक हो सकता मतलब छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान बिल्कुल भी ना करवा लें हम बिल्कुल, अपना। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो दिन भर बड़े भी यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, यूथ भी यूज़ कर रहा है, और इसके बिना तो कह रहे हैं ज़िंदगी इनकम्प्लीट हो गई है। लेकिन बार बार व्हाट्सएप ये कहता तो है, हम आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा कहीं पे जा नहीं रहा है, हम कोई स्टोर नहीं कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि सच है ये? देखिए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का व्हाट्सएप प्रॉमिस तो ज़रूर करता है, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि सपोज आप कोई ग्रुप में जुड़े हैं या कभी किसी से चैट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपका डेटा ब्रीच हो ही सकता है। तो इसमें तो व्हाट्सएप कह देगा कि जी हमने तो 2 व्यक्तियों की जो चैट्स है उसको हमने सिक्योर किया था, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति सिक्योर्ड नहीं है, अननोन व्यक्ति है, जैसे कई सारे हमारे पास केसेस आते हैं स्कूल कॉलेजेस में, या फिर कई जो रिलेशनशिप गॉन सॉर के केसेस आते हैं जहाँ पर कोई महिला की मॉब्ड फोटो या कुछ ही सर्कुलेट करते हैं, तो उसमें भी कुछ ना व्यक्ति तो यही सोचता है कि मैंने अपने सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे सब कुछ शेयर किया। लेकिन कभी ये जो डेटा लीक्स होते हैं, डेटा ब्रीच होते हैं, उसमें कहीं ये जो डेटा इधर उधर बिकता है या बट जाता है, डार्क नेट पर ये सारा का सारा चला जाता है, तब किसी ना किसी व्यक्ति को आकस्मिक नुकसान तो होता ही। आपने एम कवच की बात की, संचार साथी की भी बात हर तरफ हो रही थी, आपने जी, देखा। जी, जी। और विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई इसको स्पाई के लिए बनाया है गवर्नमेंट ने। तो संचार साथी मतलब इज इट सेफ, या फिर उससे गवर्नमेंट हमें स्पाई करेगी? क्योंकि लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार ने बोला कि भाई तमाम फ़ोन कंपनीज को प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा इस ऐप को, जिसके बाद दबाव बढ़ा काफ़ी, और फिर ये फैसला वापस लिया कि प्री इंस्टॉल नहीं करना है। बट इज़ इट गुड फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कॉमन मासेस, लाइक, या फिर गवर्नमेंट का इसके पीछे कोई और हिडन मोटिव हो सकता है? देखिए, मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर संचार सारथी भारत सरकार द्वारा लेके आया गया है, जो कि एक आम नागरिक के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं देने की बात कर रहा है, तो अगर इसमें डेटा प्राइवेसीज के पूरे लॉज हैं, पूरे रेगुलेशंस हैं, पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल ये एक भारत सरकार द्वारा एक सोची समझी इंफॉर्मेशन एक पॉलिसी मेकिंग के तहत ही ये सभी को दिया गया। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि इसके सहारे जो सरकार है वो आपको स्पाई करेगी, तो क्या गूगल, आपने अभी कुछ समय पहले कहा था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, क्या ये स्पाई नहीं करती आपको? छोटी सी बात मैं आपको एग्जांपल के साथ देना चाहूंगा ताकि आपको रिलेट भी हो ये बात। सपोज आप गूगल पर विराट कोहली टाइप करें, या फिर सपोज आप लिखें कि मैं ट्रिप्स टू गोवा, और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो ऊपर आपको क्रिकेट के रिगार्डिंग या फिर क्या कहते हैं, गोवा के रिगार्डिंग तरह तरह की चीजें आने लगेंगी। और भी अगर एक और एग्जांपल दूं, अगर आप सपोज अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या स्नैपडील पर या और भी कोई भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर सपोज आप कोई मोबाइल सर्च करते हैं, तो जितने भी अन्य एप्लीकेशंस होंगे आप उसको खोल के देखेंगे तो सभी पर आपको वो एप्लीकेशंस और भी मोबाइल के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं
उनके बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। प्रियांशु जी, आप हैरान होंगे, मतलब टाइप करके सर्च करना तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, इज़ अ सेपरेट थिंग। मतलब मैं अपने हस्बैंड से कोई बात भी करती हूँ फ़ोन, मतलब कुछ कहीं पे कुछ लेने की भी बात अगर होती है कि चलिए एक ये जैकेट ले लेते हैं या फिर हम कहीं ऐसा वेकेशन पे चलते हैं, लिटरली वही चीज़ें फ़ोन पे आती हैं। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ सिंगापुर की, तो सिंगापुर के होटल, सिंगापुर के डेस्टिनेशंस अलग-अलग कहाँ पे घूम सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मेरे फ़ोन में सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब सर्च भी नहीं किया मैंने, सिर्फ अपने हस्बैंड से बात किया, अपने फ्रेंड से, कुछ भी ऐसा होता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कहते हैं सरकार आपको स्पाई कर रही है, सरकार आपके डेटा को देख रही है, तो ये तो सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो आपके सारा डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। और इसको हम अगेन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एआई बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स कहते हैं। राइट। मतलब कैसे हम मोबाइल को इतना ज़्यादा अच्छी, मतलब इतना निपुण बनाए, इतना एडवांस बनाए कि आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी लिख रहे हैं, आप जो भी टाइप कर रहे हैं, वो उसको सीखे, मशीन उसको सीखे, तभी हम मशीन लर्निंग कहते हैं। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के तहत वो अलग अलग साइट्स पे आपको वही चीजें वही दिखनी चीज़ें शुरू मिल होती रही हैं। एआई की अब बात कर रहे हैं तो एआई पे आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को कि भाई एआई है, चुटकियों में तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कितना ज़्यादा हार्मफुल है ये, कुछ भी फ़ोटोज़ क्रिएट कर दे रहा है, कुछ भी वीडियोज़ आप इससे बनवा लो किसी भी तरीके की। हालाँकि कहीं-कहीं जगह पे कई चीज़ों को लेके रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट हाउ डेंजरस इज़ एआई। और साइबर क्राइम से अगर एआई को जोड़ के देखें, आप कितना बड़ा चैलेंज आम लोगों के लिए देखते हैं? देखिए इसमें अगेन एक व्यक्ति के माइंडसेट की बात है। भगवान ने या फिर इंसान ने तो एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार ही किया है। अब उसको अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो उसका फायदा भी है, अगर उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो उसका नुकसान भी है। कई सारे मेरे पास केसेस आए हैं जहाँ पर एआई से लोगों की फोटो मॉर्फ करके या वॉइस मॉड्यूलेट करके लोगों के पास फ़ोन कॉल आए हैं या फिर उनको थ्रेट्स वगैरह है। तो बशर्ते एआई के ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कल ही मैंने कहीं पर एक चीज़ पढ़ी थी और लोगों को बताया भी कि योर डिजिटल आइडेंटिटी इज़ रियल। जो भी आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, चैट जीपीटी और भी कई सारे आ गए हैं आजकल मॉडल्स, उस पे जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो, वो आपकी अभिव्यक्ति, आपका जो व्यक्तित्व है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर एक चीज़ आप मन में ज़रूर रखिएगा कि अगर मैं यही चीज़ सपोज एक पूरे कमरे में कहूँ, तो क्या मैं लीगली और एथिकली राइट हूँ? मतलब क्या मैं नैतिक तौर पे और कानूनी तौर पर बिल्कुल सही हूँ? अगर मैं एक व्यक्ति के सामने फिजिकली वो बात नहीं कर सकता, तो मैं डिजिटली भी वो बात ना करूँ। बाकी तो एआई के काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हैं, लेकिन बशर्ते इसको हम नेगेटिव चीज़ों में ना यूज़ करें, तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है आने वाला। बट लोगों का दिमाग ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में ही चलता है ना। नेगेटिव चीज़ जहाँ पे भी होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, एंड आई एम श्योर यू वुड रिलेट टू दिस। देखिए वही मैंने बताया ना कि जैसे कोई अगर नेगेटिवली सोच रहा है कि हाँ भाई उस किसी को क्षति पहुंचानी है, किसी को डिफेमेशन करनी है, किसी को एक्सप्लॉइट करना है, किसी को साइबर बुली करना है फॉर दैट मैटर, राइट। तो एआई आपको बिल्कुल उस पर सहूलियत तो देता ही है। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड एडवांस होता जा रहा है, अब सभी को पता है कि गाड़ी द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गाड़ी छोड़ के वापस साइकिल पर आ जाए। ट्रू। तो AI is a reality and AI is something which will dominate the world of tomorrow. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बच्चे बच्चे के पास होगा, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, वर्क प्लेसेस में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी क्षेत्रों में भी। अब बच्चे के पास तो होगा, लेकिन बच्चे अभी से ही जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, हालांकि कुछ कंट्रीज में तो सोशल मीडिया बैन ही कर दिया टिल द एज ऑफ 16 जी कि जी बच्चे नहीं कर सकते हैं। जी जी। लेकिन इंडिया में भी आज सच कोई ऐसा बैन नहीं है। अब कितना ज़रूरी है ये कि भाई पेरेंट्स चेक रखें, सोशल मीडिया छोटे-छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही उनके अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि एक गुड इनकम सोर्स भी ये जनरेट करता ही है पेरेंट्स के लिए भी। आपको इतने सारी स्पॉन्सरशिप, कोलैब्स और तरह-तरह की एड्स आती हैं। तो कैसे कम्बैट करें? मतलब ये सिचुएशन, पेरेंट्स को बच्चों को इंस्टाग्राम यूज़ करने देना चाहिए या पेरेंट्स को खुद बच्चों का अकाउंट बनाना चाहिए, उनका फेस रिवील करना चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए इसमें मैं मतलब कई श्रोताओं को ये बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं इसमें एक जो माँ बाप है, जो भी किसी के माता पिता है, उनके लालच को ब्लेम करूँगा
कि आप बच्चों की मासूमियत, बच्चों के एक जो बचपन है जहाँ पर वो इनोसेंट मासूम रहते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके उनके पेजेस बना रहे हैं, फैन पेजेस बना रहे हैं और जस्ट लाइक्स और सब्सक्राइबर्स वगैरह बटोर के कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप ऐसी मानसिकता के साथ पैसे कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इलीगल है। और इसमें मैंने कई सारे जो भी हमारे नोडल एजेंसीज हैं मेटा की, चाहे इंस्टाग्राम और फेसबुक हो, उन्होंने भी इंडिया में जो भी अंडर 10 अकाउंट्स हैं, जो भी 10 साल से कम वर्ष के जो भी बच्चों ने चाहे कॉमेडी वीडियोस बना रहे हो या उनके अभिव्यक्ति बना रहे हो, क्यों उसको पब्लिसाइज करना और क्यों उसको बताना। और क्या हमारा समाज इस तरफ घुस चुका है कि हाँ भी अब बच्चों के जो किलकारियाँ हैं या उनके जो छोटी नादानी है उनको पब्लिसाइज करके उससे पैसे कमाए जाए। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ कुछ सरकारों ने तो 16 साल से कम सोशल मीडियाज़ को बैन भी किया है। तो कोई भी अगर ऐसी अभिव्यक्ति कर रहा है तो उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगेन मैं जो भारतीय कानून है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67A प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल ही निषेध करता है कि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि हो जो कि फूहड़ हो, अश्लील हो, लेशिविशियस हो, मैलिशियस हो, तो ऐसा कोई कंटेंट कोई क्रिएट करता है और कोई भी व्यक्ति अगर उसकी रिपोर्टिंग करता है तो ये एक कानूनी जुर्म है और एफआईआर होके आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। अब तो कोई ऐसा केस आपके पास आया है कि मतलब, क्योंकि छोटे बच्चों की तो फोटोज हर कोई हर जगह पे लगा ही देता है, तो अब छोटे बच्चे की फोटो का गलत इस्तेमाल करके किसी तरीके का क्राइम का किसी ने करने की कोशिश की हो, कोई ऐसा केस आपके पास रिपोर्ट हुआ? देखिए, हमारे पास इम्पर्सनेटिव प्रोफाइल के एक दो ऐसे केसेस आए ज़रूर है, जिसमें मैंने देखा है कि लोगों ने बच्चों की फ़ोटो लगा के, सपोज़ मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अपने कोई महिला मित्र हैं या पुरुष मित्र हैं या फिर साथी संबंधी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा गंदे मैसेज वगैरह किए हों। तो प्रोफाइल पर तो बिल्कुल एक बच्चे की फ़ोटो है, लेकिन जो उसमें अंदर लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार, फूहड़ और बेकार अश्लील प्रवृत्ति का लिखा गया। तो ऐसे केसेस में अब बच्चे का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन जो भी वो हैंडलर है, जो भी ये बातें वगैरह लिख रहा है, उसको हमने जो भी कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिख रहे हैं, और पहले तमाम तरीके के केसेस जो अक्सर होते हैं, कभी छेड़छाड़ की जाती है, रेप, गैंग रेप से तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन अभी डिजिटली भी बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। और फेक अकाउंट्स बना के या वीपीएन का सहारा लेके अलग अलग कंट्रीज के नंबर से फ़ोन करके इंडिया में बैठी लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, और फ़ोन पर ही तमाम गलत तरीके की चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये ऐसी कोई कंप्लेंट्स आपके पास आती है और इससे कैसे बचना चाहिए? देखिए, इसका बहुत ही एक साधारण सा जवाब है। सबसे पहले तो मैं सभी के लिए बताना चाहूँगा कि इंटरनेट नीदर फॉरगेट्स नॉर फॉरगिव्स। इंटरनेट ना कभी माफ़ करता है और ना कभी भूलता है। तो कोई भी व्यक्ति जब भी कुछ इंटरनेट पे, चाहे वीपीएन से, चाहे कोई आईपी एड्रेसेस चेंज करके या फिर डार्क नेट के द्वारा किसी को कोई अश्लील मैसेज करता है या किसी को परेशान करता है, तो ये कानूनी अपराध है अंडर सेक्शन 67 ऑफ आईटी। और जब भी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो भी ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इनसे वो डेटा रिक्वेस्ट भेजती है तो हमारे पास डेटा ज़रूर आता है। ओके। तो ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जहाँ पर ना केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति काफ़ी आपत्तिजनक कमेंट्स किए हैं, फेक प्रोफाइल्स बनाई हैं, मॉब्ड फोटोज़ वगैरह किए हैं, या एआई डॉक्टर्ड वीडियोस काफ़ी सारी जनरेट की हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि कई सारे ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि दो व्यक्तियों की अगर हम फोटो लगाएं तो उनको हग करने के लिए विवश कर देते, और भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए आगे तक भी बढ़ जाती हैं ऐसी वीडियोस। तो ऐसे ही वीडियोस के जो भी रचयिता है उनकी डिटेल्स हमारे पास आती है, और जैसे कोई पुलिस को कंप्लेंट करता है, एक ऑनलाइन कंप्लेंट भी हो सकती है और फिजिकली भी पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट हो सकती है, तो इसमें कानूनी जुर्म के अंतर्गत आपके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई भी होती है। बट बहुत सारे ऐसे भी केसेस हमारे पास भी खबरों में आते हैं आए दिन कि एक फेक आइडेंटिटी एक शख्स ने अपनी क्रिएट की, एक अलग सी कोई झूठी फोटो लगा दी किसी लड़के की जो बहुत ही अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा है, रैंडमली किसी लड़की को टारगेट किया, उसको मैसेज किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, एंड देन अल्टीमेटली उस लड़की ने रिवर्ट करना शुरू किया, और कभी मिले नहीं है, कभी बात हमेशा की है, मिले नहीं है कभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी
दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड फ़ोन पे ही वो तमाम तरीके की चीज़ों का एक्सचेंज होना, फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गया। आई थिंक बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास ऐसे केसेस आते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा, इसको हम मैट्रिमोनियल या डेटिंग फ्रॉड्स कहते हैं। तो जैसे आपने कहा, इसमें नाइजीरियन फ्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी मात्रा में लोगों में देखने आए, कि जैसे लोग ब्रिटिश पायलट या ब्रिटिश डॉक्टर्स या सोल्जर्स, या अगर इंडियंस की बात करूँ तो इंडियन यूनिफॉर्म, आर्मी पुलिस की वर्दी पहन के कोई एक फेक प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं और लड़के उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद कुछ उनसे जो उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है वो भी प्राप्त करते हैं, और कई सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि वो कुछ पैसे वगैरह की भी डिमांड करते हैं। ऐसे ही एक केस हमारे पास आया था जहाँ पर किसी ने कि भारतीय फौजी की फ़ोटो वगैरह लगा के किसी से बातचीत की और कहा कि मैं अभी अपनी ड्यूटी पर हूँ और कुछ आपके लिए ज्वेलरी वगैरह भिजवाई है और इसकी कस्टम ड्यूटीज़ आप भर देना। उस कस्टम ड्यूटीज़ के लिए ही एक व्यक्ति ने तकरीबन 25 लाख रुपए ऐसी भर दिए अनजान व्यक्ति के। तो मैं मतलब महिला स्पेसिफिक अगर जितनी भी महिलाएं हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति पे कभी भी विश्वास ना करें, कभी इस पे पूरा पूरा अपने जो प्राइवेट डेटा है, आपके जो है फोटोज़ हैं, वीडियोज़ है, कभी ऐसे व्यक्ति से कभी शेयर ना करें। बल्कि मैं तो एक स्टेप बढ़कर ये भी कहूँगा कि अगर कोई जानकार व्यक्ति भी है आपका, उसके साथ भी कभी कोई प्राइवेट फ़ोटो या वीडियोस शेयर ना करें, क्योंकि जब भी आप ये कुछ फ़ोटोज़ जो कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं शेयर कर सकते, वो खींचते हैं या फिर कोई डिसेमिनेट करते हैं, तो चाहे आप फ़ोन अपना रीसेट कर लें, चाहे आप अपना फ़ोन को बार बार फैक्ट्री रीसेट कर लें, लेकिन फ़ोन में आपके एक स्पेसेस होती हैं जिसको हम रैम कहते हैं, उस रैम में जाके कहीं ना कहीं वो फोटोज प्रिजर्व जरूर हो जाती अच्छा, फ़ोन में आप चाहे कितना भी फैक्ट्री डेटा रीसेट कर लीजिए, है। जी फ़ोन को फॉर्मेट कर लीजिए, जी लेकिन फॉर्मेट नहीं होता है। हाँ जी, जो अच्छी कुछ टेक्नोलॉजीज है जिनके थ्रू ये सारा का सारा एक हैश वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आता है। तो हैश वैल्यू के अंतर्गत ये सारी की सारी फोटोज को जो बड़े क्रिमिनल हैं या जो बड़े एथिकल हैकर्स हैं या अनएथिकल हैकर्स हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल ही था, कुल्हड़ कपल, अगर आपने हैं। जी सुना हो तो। जी उनका प्राइवेट वीडियो लीक हुआ। जी हालांकि वो कह रहे थे हमने नहीं किया है, किसी फ्रेंड ने ऐसे कर दिया। जी सो ये सिचुएशन लोग समझते क्यों नहीं है? मतलब वाई टू रिकॉर्ड सच कंटेंट ऑन देयर फोन? आप अननोन है, बात अलग है, या जो भी आपने कर दिया, बट एक हस्बैंड वाइफ आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं और फिर वो लीक हो रही हैं और आपको रिपरकशंस फेस करने पड़ रहा है। देखिए, ये तो वही दो कपल बता पाएंगे कि उन्होंने क्यों वीडियो बनाई, क्यों वो लीक की। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल ही मेरे कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं कि ऐसी कभी प्राइवेट फोटोज मतलब कोई अनजान व्यक्ति तो क्या, जानकार के साथ भी आपने कभी नहीं खींचनी चाहिए। क्योंकि अगर फ़ोन आप सोचते हैं फैक्ट्री रीसेट के बाद वो सारी सारी चीज़ें हट जाएंगी, तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे कई सारी टेक्निक्स हैं जिनसे वो सारी रिस्टोर की जा सकती है। तो मतलब ऐसा भी होता है क्या, फ़ोन हमें हर वक्त सुन रहा है? मतलब जैसे कि फ़ोन लॉक्ड है, लेकिन ये कैमरा कोई एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आजकल ये बहुत चीज़ चल रही है कि फ़ोन यहाँ पड़ा है तो एनीबडी कैन एक्सेस दिस कैमरा, एनीबडी कैन लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कुछ वो एक्सेस परमिशंस मांगते हैं, राइट। जैसे एक्सेस टू योर माइक्रोफोन, एक्सेस टू योर कैमरा, एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक्सेस टू लोकेशन, गैलरी, सब। एवरीथिंग। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये हम जनरली देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन और जल्दी स्क्रॉल किया और लास्ट में टिक कर दिया, पढ़ता आई कोई हैव नहीं रीड। है। ठीक है, कोई अगर परमिशन मांग रहा हो तो सारी जैसे उसने टिक कर रखे तो आई हैव एक्सेप्टेड और वो सारा का सारा टिक। तो ये डिजिटल नेटिकेट्स की बात है, डिजिटल हाइजीन की बात है, जो कि समय के साथ साथ सारे के सारे व्यक्तियों में ज़रूर आएगी। हालांकि सरकार ने इस पे डीपीडीपी एक्ट, जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो ज़रूर इंट्रोड्यूस किया कि आपकी सहमति के बिना ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। लेकिन फिर भी मैं इसको 100% आपको नहीं कह पाऊंगा कि कोई भी ऐसा जो डिवाइस है या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके माइक्रोफोन को या फिर आपके कैमरा को मिसयूज ना कर रहा हो। ओके, मतलब हर कोई कर रहा है किसी ना किसी तरह से, उसका हमें भुगतना कब पड़ेगा वो आगे की बात है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो प्रौद्योगिकीकरण हमारे समय में हो रहा है, वो इस गति से हो रहा है जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं एज अ मेंबर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट बताऊं तो
जब साइबर फ्रॉड की हम दिन प्रतिदिन 80-90 कंप्लेंट्स देखते हैं तो वो अपने आप में एक हैरत अंगेज करने वाली बात हो जाती। तो धीरे धीरे हम ये देखने में भी आ रहा है कि जो भी ट्रेडिशनल क्राइम है उसको साइबर क्राइम ने बदल दिया है। अब इसमें दो तरह के व्यक्ति हैं, या फिर तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका डेटा कहीं ना कहीं ज़रूर कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपके पास, हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी प्रकार की फ़ोन कॉल या मैसेज ज़रूर आ रखे हैं। एक और भी चीज़ है जो अक्सर हम सोचते हैं कि भाई एक डिबेट सोशल मीडिया पे चलती है, आप भी देखते होंगे शायद, कि एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन। लोग सोचते हैं कि भाई एंड्रॉयड इज़ नॉट सेफ, आईफोन इज़ मे बी मोर सेफ और मोर बेटर टू यूज़। सो आपका कुछ से है कि ऐसा होता है कि एंड्रॉयड है तो भाई हम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हैं और आईफोन है तो हम बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आईफोन नहीं, है ऐसा मैं कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मांगता। दोनों के अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दोनों के कुछ अच्छे प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, लेकिन ये मार्केट में कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स जो कहते हैं कि एप्पल ज़्यादा सेफ है, एप्पल के प्लेटफॉर्म ज़्यादा सिक्योर्ड है। कुछ वे में हमने देखा था, जैसे पिछले एक दो साल पहले, कि एप्पल के भी सारे के सारे जो आई स्टोर से डेटा था वो सारा लीक हुआ था। अच्छा, सारे पासवर्ड्स हैं, सब कुछ लीक हुआ था। तो इट इज़ अगेन अ गेम ऑफ चांस। कभी एंड्रॉयड वीक पड़ जाता है, कभी आपका एप्पल का जो सीरी है वो वीक पड़ जाता है। तो टाइम टू टाइम जो ये कंपनीज अपडेट्स वगैरह निकालती रहती हैं, उसको अगर हम करेंगे तो सिक्योरिटी पैच से वापस सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो रहेगा। मतलब व्हाट इज़ द आइडियल वे ऑफ यूजिंग अ फोन? हम मतलब क्या वो आइडियल तरीका है कि हम अपना फ़ोन यूज़ करें, अपने आप को भी सेफ रखें और अपने परिवार वालों को भी सेफ रखें? देखिए, फ़ोन को जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा उपयोगी फ़ोन हो सकता है। ओके। इसके लिए मैं अपने आप को सही व्यक्ति नहीं मानता कि फ़ोन कितना यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरा डोमेन बिल्कुल साइबर क्राइम से मतलब रिलेटेड। साइबर क्राइम से रिलेटेड ही कि हम अपने आप को क्राइम से कम बचा के रखें। ऐप्स को कौन सी ऐप को कितनी परमिशन देनी चाहिए, या फिर अगर हमने किसी ऐप को परमिशन दे रखी है तो सबकी परमिशन कैंसिल कर दें? ऐसी कोई टिप मैं चाह रही हूँ आप हमारे व्यूअर्स को दो। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि एम कवच एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल करें। दूसरी बात है कि जैसे हमारा पहले डिस्कशन में ज़िक्र हुआ था, दूसरी बात यही है कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के ऐसे नहीं कि हमने 4-5 नए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए या हमने इंस्टाग्राम से वो सारी बातें कर ली। तीसरी बात है कि हम टेलीग्राम को तो अपने फ़ोन से हमेशा अनइंस्टॉल्ड रखें, क्योंकि टेलीग्राम एक तरह से डार्क नेट का एक सोर्स है जहाँ से आपका डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और ना जाने आप किस बात से वहाँ पर परिचित हो जाए। चौथी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अगर कोई अपने मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस रख रहा है तो ये ना समझिएगा कि वो टेक सेवी है, बल्कि इसके विपरीत वो अपना डेटा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में। तो कम से कम फ़ोन में एप्लीकेशंस रखें, टेलीग्राम को कभी इंस्टॉल ना रखें, व्हाट्सएप या फिर और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको सिर्फ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ही रखें। इनसे शॉपिंग वगैरह की बिल्कुल भी मैं गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग ना करें, ई कॉमर्स वेबसाइट जो वेरीफाइड है उन पे करें। और लास्टली कोई आपके पास अगर ऐसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस मैं खोलूंगा, सब पे रिप्लाई करूंगा, सबसे बातचीत करूंगा, तो टेक्स्ट मैसेज सेक्शन अपना कंप्लीटेड डिलीटेड रखें। ओके। तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी कितने स्ट्रिक्ट हैं कि भाई ये जो साइबर क्राइम की सिचुएशन इसको और ना बिगड़ने दी जाए, या फिर सीएमओ से क्या गाइडलाइंस हैं साइबर क्राइम से कम्बैट करने के लिए? देखिए, अगर मैं गुरुग्राम स्पेसिफिक बात करूंगा तो गुरुग्राम में हमारे पास क्लियर डायरेक्शंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने एफआईआर करनी और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को अरेस्ट करना। आपको जान के अचंभा होगा कि गुरुग्राम साइबर पुलिस प्रत्येक दिन 8 लोगों को गिरफ्तार करती है और थ्रू कम्युनिटी आउटरीच, जागरूकता के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से हम गुरुग्राम में एक ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि हमने 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पोर्टल है 1930 उसकी जागरूकता बढ़ाई है, जिसके फलस्वरूप जो साइबर फ्रॉड के केसेस हैं वो 2024 के मुकाबले 2025 में काफ़ी कम हुए। तो हरियाणा ही ऐसे कुछ चुनिंदा राज्यों में है जहाँ पर साइबर क्राइम बढ़ने की बजाय कम हुआ है। तो इसमें सभी के सभी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे डीजीपी साहब हैं, कमिश्नर पुलिस साहब हैं, सबका
धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पुलिस को इतना सशक्त किया है, टेक्निकली इक्विप किया। हमारे भी कई सारे स्किल अपग्रेडेशन कोर्सेज वगैरह होते रहते हैं, जिससे कि हम साइबर क्रिमिनल को ना केवल पकड़ने में सफल रहते हैं, बल्कि साइबर क्राइम को रोकने में भी या कम करने में भी हम भरसक प्रयास करने में सफल हो रहे हैं। डीजीपी साहब का आपने जिक्र किया, जब से ओपी सिंह जी को जिम्मेदारी मिली है तब से बहुत ज़्यादा एक्शन में है, बहुत वायरल हो रहे हैं अलग अलग उनके बयान। जी जी जादू की जप्फी का भी जिक्र उन्होंने किया तो जी। साइबर पुलिस भी जादू की जप्फी मिल रही है कि साइबर पुलिस को? नहीं, बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन आ रही है, बल्कि डीजीपी सर की डायरेक्शन के अंतर्गत ही हम सभी के सभी काम कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी है, अच्छी एक एम्पावर किया हमारे पुलिस को, और दिन प्रतिदिन हमसे डेटा वगैरह भी मांगा जाता है कि कैसे हम इसको निजात पाएं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर पाएं। तो अगर मैं गुरुग्राम साइबर पुलिस की बात करूं तो हम तीन जो स्तंभ हैं उन पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो हम है कि डिटेक्शन एंड मिटिगेशन पे बहुत ज़्यादा हमारा एफर्ट रहता है, फोकस रहता है। तो डिटेक्शन एंड मिटिगेशन में हमारी प्रत्येक दिन तकरीबन 10 से 12 टीमें भारत के विभिन्न राज्यों में होती है, और उनकी मेहनत और फलस्वरूप ही हम दिन प्रतिदिन 8 से 9 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर पाते हैं। दूसरा हमारा जो एक मुख्य उद्देश्य रहता है वह स्किल अपडेशन और अपग्रेडेशन का रहता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और साइबर क्रिमिनल नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं, उसी प्रकार से पुलिस में जितने भी अनुसंधान अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनको भी उन सारी की सारी तकनीकों से परिपूर्ण होना पड़ेगा। तो हम कई सारे ओसिन टूल्स हैं, कई सारी डिफरेंट एजेंसीज हैं, जिसमें I4C है और CBI है, इनसे समय समय पर वार्तालाप करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, जिससे कि हमारी टीम को एक अच्छे स्किल्स वगैरह मिल पाए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जो कि सभी के सभी, मतलब आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि बाकी भी जितने भी पत्रकार बंधु हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस मुहिम में ज़रूर शामिल हों कि हम कम्युनिटी आउटरीच करें। अगर हम अपने कॉलोनी में, अपने पार्क में, अपनी सोसाइटीज़ में ही एक दृढ़ संकल्प करें कि बुजुर्गों के साथ हम कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं होने देंगे, कोई ऐसे लिंक फ्रॉड आएगा तो उस पर हमने सारे मैसेज डिलीट करने हैं, कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको फ़ोन कॉल करके भयभीत करे है तो उसको उसी टाइम काटना है, तो साइबर क्राइम अपने आप ही कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो आज का साइबर क्राइम है ये हाई टेक फ्रॉड नहीं है, इसको हम हैकिंग नहीं कह सकते। इसमें जो भी करने वाले हैं वो सारे के सारे 10वीं 12वीं पास ही हैं। तो हमें अपने अंदर एक बार सोचना पड़ेगा, एक संकल्प करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने परिवार को इससे सुरक्षित रखें और साइबर क्राइम से निजात पा सकें। और अगर प्रियांशु जी किसी के साथ हो जाए साइबर क्राइम, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले आपको 1930 पर कॉल करें, या फिर cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट करें। अगर आप 1930 पर फोन करते हैं तो जितने भी साइबर क्रिमिनल हैं जिनके खातों में पैसे गए हैं, तो भारत सरकार ने RBI को निर्देश दिए है, और RBI ने नीचे जितने भी बैंक्स हैं उनको निर्देश दिए कि वह सारे के सारे खाते फ्रीज हो जाएंगे, और एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानूनी प्रणाली के अंतर्गत आपको सारे पैसे वापस में मिल जाए। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करना है। जी, जितनी जल्दी आप 1930 पर रिपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सारे के सारे पैसे वापस आ जाए। तो आप कभी कोई पुलिस स्टेशन ना जाएं, किसी से कभी बात ना करें, तुरंत ही 1930 या cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट। तो आप और आपकी टीम पूरी तरीके से तैयार है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल, हमारी टीम बिल्कुल तैयार है। और अगर कोई साइबर क्रिमिनल को ये लगता है कि वह VPNs में या फिर वो कहीं जगह पे छुप सकता है जहाँ तक हमारी टीम नहीं पहुँच सकती, तो उसको ये बहुत ही गलत प्रतीत होता है। जो भी हमारी साइबर पुलिस है वह ना केवल ह्यूमन इंटेलिजेंस बल्कि टेक्निकल इंटेलिजेंस और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके ना केवल उसको पकड़ने में सक्षम है, बल्कि सारे के सारे नेक्सस को भी जल्दी से जल्दी ध्वस्त करने में पूरी भरसक प्रयास कर रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जी इस तमाम कन्वर्सेशन के लिए, थैंक और यू सो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही है तमाम व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये एक नए तरीके अलग अलग लोग अपना रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ये तमाम तरीके के साइबर क्राइम कर रहे हैं। आई एम श्योर इस इन्फॉर्मेशन से तमाम हमारे व्यूअर्स बेनिफिशियल होंगे और बेनिफिट उठाएंगे, और कुछ भी अगर गलत हो भी जाएगा तो डरेंगे नहीं, कम से कम 1930 पे कॉल करके तुरंत शिकायत करेंगे। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया अपने मच। समय ओके। के लिए। तो ये तमाम आपने बातचीत सुनी, और सबसे बड़ी बात जो इस पूरी बातचीत में निकल कर आई वो ये कि प्रियांशु जी कह रहे हैं डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, और लोग भले ही इस चीज़ को लेके अब थोड़े थोड़े अवेयर हो रहे हो, लेकिन लोगों को अभी भी नहीं पता है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। पुलिस को अगर आपको पकड़ना होगा, आपके पास आएगी, आपके घर पे आएगी, आपके ऑफिस में जहां पर भी होंगे आपके पास आएंगी, और वहीं पर ही आपको आके गिरफ्तार किया जाएगा। तो कोई भी डिजिटली कम से कम आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, आपको परेशान करने के लिए, आपके साथ स्कैम करने के लिए और आपके पैसे लूटने के लिए। लेकिन आपको किसी भी चीज में फंसना नहीं है, किसी ट्रैप में फंसना नहीं है। बचपन में सिखाया जाता था कि किसी अननोन से लेके टॉफी खानी नहीं है, और आज की ये टेक्नोलॉजी वाले युग में, डिजिटल इंडिया वाले युग में आप ये समझ लीजिए कि किसी भी अननोन से आपको बात करनी नहीं है। वो कोई अननोन कॉलर आपको फ़ोन करे तो काइंडली इग्नोर, कोई अननोन मैसेज आपको आए तो काइंडली इग्नोर, कोई भी हाइपरलिंक आए, ब्लू कलर का हाइपरलिंक, उस पे क्लिक नहीं करना है। कोई भी अननोन फोटो काइंडली उस पे क्लिक मत कीजिए। कोई क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड या कोई भी एपीके फाइल की तरह से किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होने दिया जाएगा आपके साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। और जैसे हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे तो हमें तमाम चीज़ें सिखाते थे ना, आज आपका ही टाइम है। आज आपको अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, सबको ये बताना है, समझाना है कि किसी भी तरीके का कोई ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। डिजिटल अरेस्ट को लेके उनको अवेयर करना है, ताकि हम कम से कम कुछ दे तो पाएँ अपने बड़े बुजुर्गों को, जिन्होंने हमारी लाइफ में हमें सब कुछ दे दिया। और अब टेक्नोलॉजी से कैसे फाइट करके अपने आप को नुकसान होने से बचाना है, ये हमें सिखाना पड़ेगा अपने बड़ों को, और इस तमाम चीज़ों से बचाना पड़ेगा। कोशिश ये भी कीजिए आप कि आसपास जितने भी लोग हों, इस इन्फॉर्मेशन के, इस पॉडकास्ट के ज़रिए जितनी भी चीज़ें हमें प्रियांशु जी ने बताई, अगर आप उसका 20% भी शेयर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये हम सबके लिए रहेगा, और पुलिस को भी मदद मिलेगी। साइबर क्राइम के केसेस जो लगातार कम हो रहे हैं वो भी कम होंगे, और आप, सबसे बड़ी बात है, मुसीबत में फंसेंगे ही नहीं। बहुत शुक्रिया इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए, और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया पर अगर देख रहे हैं तो ये तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर टीवी के माध्यम से देख रहे हैं तो भी आप तमाम लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा। हमारी गुरुग्राम पुलिस, हरियाणा की गवर्नमेंट लगी हुई है आपको बचाने के लिए। साइबर क्राइम से आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, और मिलके इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।